आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक गेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों के हितों को लेकर काम कर रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए नितिन अग्रवाल ने यूसीसी कानून को लेकर कहा कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। देखिए, व्यापारी सम्मेलन है आज यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं उन्नाव के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मिलने बात करने आया हूँ। हम लोग केवल एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भी है, हम लोग का सभी व्यापारी बंधु का केवल एक लक्ष्य है कि इस बार 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते। हरदोई में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निःशुल्क कृत्रिम उपकरण वितरण शिविर में उपकरण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की विभिन्न योजनाओं को गिनाया और सपा बसपा समेत कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां भी क्षेत्रीय दल होते हैं वहां अराजकता और गुंडाई बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से देश में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से गरीबों का कल्याण हो रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन, दिव्यांगों को उपकरण, गैस कनेक्शन, किसानों के सम्मान निधि सहित आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, देश में हमारे लिए देश चुनौती है, गरीब चुनौती है। हिंदुस्तान के गरीबों का पक्का मकान बनाना है। हमारे सामने चुनौती है कि सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाए। यदि सभी गरीबों, क्योंकि सरकार ये गरीबों के लिए है, सरकार देश के दलित, शोषित, वंचितों के उत्थान के लिए बनती है। देश में कांग्रेस ने लूटा है, सपा बसपा का शासन 70 के पहले आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में शांति है, गुंडा राज नहीं है। नहीं तो बेटियां 5 बजे उठा ली जाती थी, आज 12 बजे रात को भी बेटी रेस्टोरेंट में जा सकती है और किसी शादी रस्म समारोह से अपने घर आ जाए। आज पहली बार बनटांगियां, मुसहर, थारू के बच्चे दरोगा बन रहे हैं। प्रयागराज में साधु संतों के साथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जो कि अब संपन्न हो गई है। वहीं अब महाकुंभ में पड़ने वाले प्रमुख स्नान पर्वों की तारीख भी तय कर दी गई है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ तारीखों का औपचारिक ऐलान करेंगे। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ में इस बार भी 3 शाही स्नान होंगे। ऐलान ने विचार रखा गया कि यह तारीख होगा, अभी ऐलान नहीं भया है। अब अगला मीटिंग में ऐलान होगा। अच्छा। लेकिन तिथि के समय बताया गया कि ब्राह्मणों की तरफ से ये सब है, जब लिखा पढ़ी में आ गया है, वो टीवी पर भी दिखाया। क्या क्या सुझाव दिया हम लोगों ने? दिया है कि हर जो मंदिर जो है, जो पुराना टूटा फूटा जो स्थान है, प्रधान है, उसको फिर से मरम्मत किया जाए। जो अगला बार कुंभ में जो छूट गया था उसको भी बनाया जाए। अभी जैसे सभी कुंभों की परंपरा रहती है, तो आज एक प्रारंभिक बैठक सभी पूजनीय अखाड़ों के सानिध्य में आज संपन्न हुई। सभी कार्यदायी संस्थाओं की कार्ययोजना उनके समक्ष प्रस्तुत की गई और उनसे अमूल्य सुझाव लिए गए, उनके मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और उसको अंगीकार करते हुए आगे के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी परियोजनाओं को जैसे शासन का निर्देश है कि समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना है। आगामी महाकुंभ 2024-25 के संबंध में सभी जितने उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं, जो हमें सम्मानित गुरुवर हैं, साथ में प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं हमारे, और साथ में जितने अन्य विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, फौज के लोग हैं, सभी का एक समन्वय बैठक पहले हुआ, जिसमें आगे आने वाली जितनी कार्य योजना हैं इसके बारे में मेलाधिकारी साहब ने विस्तृत रूप से बताया और साथ में जो चुनौतियों के बारे में सबको सजग किया और साथ में सभी के सहयोग के लिए जो है उसके लिए सभी से अपेक्षा की और साथ में निवेदन किया गया। जो पूर्ण कुंभ आने वाला है, क्योंकि पिछला अर्ध कुंभ था वो भी बड़ा भव्य रहा और अब की बार जो महा पूर्ण कुंभ आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में ये प्रथम बैठक आज हुई है। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तीर्थ स्थानों को और जितने धर्मस्थल हैं उनको, घाटों को और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या विशिष्ट व्यवस्थाएं करने वाली हैं, इन सब की जानकारियाँ शेयर की गई हैं और हम लोगों की तरफ से भी
पूर्ण सभी अखाड़ों की तरफ से इस आने वाले कुंभ में पूर्ण सहयोग हम लोग सरकार के साथ मिल करके और यहाँ के अधिकारियों के साथ मिल करके हर तरीके से सहयोग करें। राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और सवाल उठे भी क्यों ना जब सुरक्षा व्यवस्था ही राम भरोसे हो, क्योंकि बिना किसी खास सुरक्षा के लोग बाहरी जनपदों और प्रदेशों से राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज प्राइम टीवी की टीम चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची और यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में जिस तरह से मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई थी, उसके बाद जो एक्टिविटी देखी गई, लेकिन वो एक्टिविटी कुछ घंटों की ही थी। इस वक्त प्राइम टीवी चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ की हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से रात को एक पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि उसके द्वारा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाया जाएगा। फिलहाल उस घटना के बाद से जो एक्टिविटी दिखती है, उसके बाद जो बम निरोधक दस्ता होता है या फिर जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव की जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर के अगर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीरें आप देखेंगे, ये जो गेट आप दिख रहे होंगे, एक गेट उधर आप देख रहे हैं, दूसरा गेट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दूसरा गेट आपका ये है। क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है उनकी बात की जाए या फिर रेलवे स्टेशन की, क्योंकि जो सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो सुरक्षा मजबूत होती है, लेकिन अगर हम बात करें किसी बदमाश की या फिर जो अलगाववादी की बात की जाए, अलकायदा ग्रुप से जुड़े हुए लोगों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, सुरक्षा के दावे कर रही है, और उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन विभाग की भी है। क्योंकि तस्वीरें हम आपके सामने फिर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये गेट की तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, ना फिर कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर क्योंकि जो भी लोग आ जा रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी चेकिंग के, लगातार यहाँ पर परिसर में घूमते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ करने के लिए या फिर बैगों की चेकिंग करने के लिए भी किसी तरह की कोई मशीन नहीं लगाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, अगर मशीनों की या फिर मेटल डिटेक्टर की बात की जाए, तो केवल एक ही जगह पर इन चारबाग के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ये छोटी लाइन है, यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, जीआरपी पुलिस भी तैनात रहती है, आरपीएफ भी रहती है, लेकिन जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिलती रहती है। और उसी की ये तस्वीर साफ है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जहां पर से दूर दूर से लोग ट्रेन के सफ़र से करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हुए, और यहाँ पर से बड़ी आसानी से राजधानी के बीच पहुँच जाते हैं और इसके बाद होटलों में ठहरते हैं और उसके बाद घटनाओं को अंजाम भी देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज प्राइम टीवी की टीम चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो वहां पर कुछ खास इंतजाम नहीं देखे गए। प्राइम टीवी ने अभी एक तस्वीर दिखाई चारबाग की छोटी लाइन की, लेकिन अब प्राइम टीवी पहुंच चुका है चारबाग की बड़ी लाइन पर। यहाँ पे आपकी तस्वीर जो दिखाएंगे वो तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, जो मेटल डिटेक्टर की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो मशीन की ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन पूरी तरीके से ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर जो बात की जाए, जो सामान रख करके लोग निकलते हैं, सामानों की चेकिंग करते हुए लोग निकलते हैं, सामान के अंदर क्या है, क्योंकि बैगों में क्या रखा गया है उसकी जाँच की जाती है। उसके जाँच के बाद कि आखिर किसी तरह की उसमें कोई सामग्री तो नहीं, क्योंकि कहा जाता है एयरपोर्ट के बाद अगर कोई सुरक्षा मजबूत होती है तो वो सुरक्षा चारबाग रेलवे स्टेशन, क्योंकि एक बड़ा मार्ग है लोगों के आवागमन का। दूसरी तस्वीर हम आप दिखाएंगे, क्योंकि एक मार्ग आपने ये देखा, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर की मशीन देखी वो पूरी तरीके से ख़राब थी। दूसरी तस्वीर आपके सामने है जो दूसरा मेटल डिटेक्टर है, क्योंकि वो भी एक गेट है यहाँ का, और उस गेट की तस्वीर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो बात की जाए आरपीएफ कर्मी की, तो वो आरपीएफ कर्मी तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो मशीनों की बात की जाए, मशीनें पूरी तरीके से ख़राब हैं। क्योंकि ये धूल आप देख रहे होंगे, इस धूल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, क्योंकि ये धूलों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मशीन है, ये मशीन पर बैग रख के जो चेकिंग की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं बैगों में कुछ संदिग्ध सामान है या फिर उसमें किसी तरह की ऐसी सामग्री है जिससे अपराध को अंजाम दिया जाए। क्योंकि बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो चेकिंग की जाती है, क्योंकि अगले माह में 15 अगस्त है और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरे जो है मजबूत किए जाते हैं। उन मजबूती के तहत जो पहरा होता है वो मजबूत किया जाता है, लेकिन वो पहरे में पूरी तरीके से लापरवाही साफ नज़र आ रही है। क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों के तहत
पूरा गेट रखा गया है, क्योंकि एक गेट की तस्वीर हम फिर से दिखाएंगे। एक गेट की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक सैन्यकर्मी खड़े हैं, क्योंकि ये आरपीएफ के कर्मी हैं। इनकी ड्यूटी है यहाँ पर लोगों के आने जाने पर निगाह रखना, किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि ना देखना। इसके साथ अगर हम फिर से दूसरी जो गेट की तस्वीर दिखाएंगे, दूसरे गेट की तस्वीर वो है, क्योंकि जो दूसरे गेट पर है वहाँ पर भी एक जो आरपीएफ का कर्मी तैनात रहता है, वो भी लगातार पूरी निगरानी रखता है। लेकिन अगर गेट की बात की जाए, क्योंकि गेट पर जो वो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, वो एक कर्मी के जिम्मे पर पूरा गेट रखा गया है, जबकि यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते हैं। उन सैकड़ों लोगों की आखिर चेकिंग कैसे होगी, क्योंकि ये जो मेटल डिटेक्टर है, ये एक ऐसी मशीन है, क्योंकि इसके अंदर से अगर कोई निकलता है तो अगर कोई असलहा रखे है या फिर कुछ ऐसी चीज़ रखे है जो कि अपराध से संबंधित होती है, तो वो लगातार ये इंडिकेट करती है। उसके बाद यहाँ पर चेकिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन जब मशीन खराब हो, लोगों का आवागमन हो, तो अकेला शख्स कैसे लोगों को हैंडल करेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर के जो सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जाए, उसको परखने के लिए प्राइम टीवी की टीम आज चारबाग की छोटी लाइन और बड़ी लाइन पर पहुंची थी, और दोनों ही जगह साफ देखा गया कि किसी तरह की कोई सुरक्षा में मजबूती नहीं की गई, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जहां पर से बड़े बड़े माफिया भी बड़ी आसानी से आते हैं और निकल जाते हैं। फिलहाल उन माफियाओं पर शिकंजा तो कसने का दावा किया जाता है, लेकिन जो अपराध है, अपराधी हैं, वो अपराधी जो आते हैं, वो अपराध को अंजाम देकर बड़ी आसानी से इसी मार्ग से निकल भी जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। गाजियाबाद में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के खोड़ा थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में लिखा कि उनकी बेटी, जो कि हिंदू धर्म की है, वह मुस्लिम रीति रिवाजों को घर में चोरी छुपे अपना रही है। परिवार ने जब इस मामले का पता किया तो पता चला कि उनकी बेटी मुस्लिम धर्म अपना चुकी है और उसका कन्वर्जन करवाने वाला कोई और नहीं, उसी की कंपनी का मैनेजर है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धीरे धीरे इस्लाम के करीब लाता है, फिर प्रेम जाल में फंसी हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने को मजबूर कर देता था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच करने के बाद इनके विदेशी फंडिंग और देश विदेश में जुड़े तारों की कहानी को उजागर करेगी और जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करेगी। लड़की है, इसके अतिरिक्त एक और लड़की है इसी कंपनी में, जिसको अभी ये सॉर्ट ऑफ अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है। जो इसके चैट से, इसके मोबाइल में कुछ चैट के स्क्रीनशॉट वगैरह मिले हैं राहिल से ये उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है। राहिल ने, हाँ वो भी हिंदू ही है। राहिल ने इससे ये जो लड़की है थोड़ा की, इसको ये दिखाया कि मेरी शादी होने वाली है, अगर तुमने जल्दी से मतलब मुझसे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया। सहारनपुर के महानगर के वार्ड 5 स्थित दूधली क्षेत्र में के शमशान घाट न होने पर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जहां यूपी की भाजपा सरकार स्मार्ट सिटी के दावे करते नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों को रोड पर भी अंतिम संस्कार कभी कभी करना पड़ा। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ वार्ड वासियों ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नगर निगम को शमशान घाट निर्मित करने के लिए कई बार प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन निगम के अधिकारियों के कानों में जूं रेंगती नजर नहीं आती है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला सावन महीना शुरू हो गया है। वहीं हर साल की तरह इस महीने में भी कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई देने के साथ अपनी ड्रेस को लेकर भी खासा क्रेज रहता है। यही वजह है कि सावन के पवित्र महीने में मार्केट में कांवड़ ड्रेस की दुकानें सज जाती हैं। शहर के तमाम बाजारों में पीएम मोदी और सीएम योगी वाली तस्वीर की टी शर्ट नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार बाबा के बुलडोजर वाली टी शर्ट नजर आ रही है, जिसकी डिमांड भी इतनी है कि मार्केट में हर तरफ बाबा का बुलडोजर नजर आ रहा है। योगी मोदी का टी शर्ट की डिमांड इसमें बहुत है और योगी मोदी जी का जो टी शर्ट आ रहा है ये जो है एक से एक लेटेस्ट में आ रहा है।
एक तीसरा हाईवे बहुत अच्छी आई है, जिसमें योगी जी हैं और साथ में बगल में बुलडोजर बना हुआ है, बहुत ही लेटेस्ट आया, बहुत अच्छा आया। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हम लोगों की, तो हम लोग इसको काफ़ी मात्रा में बेच रहे हैं, बल्कि ख़त्म हो गई है, अभी शुरुआत में ही ख़त्म हो गई है। तो अभी इसकी पीस का डिमांड हम लोगों ने और किया है, और ये हम लोगों को लगता है काफ़ी मात्रा में अभी तो भीड़ बहुत आने वाली है। शिव भक्त तो बहुत अभी आएंगे, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। तो बहुत जो शिव भक्त आएंगे हम सब उनकी सेवा कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय योगी मोदी और योगी जी के साथ जो है बुलडोजर बाबा हैं, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। से आ रहे हैं, तो ये तीसरा साल है। इस साल में ये देख रहे हैं मोदी जी और योगी जी का फोटो टी शर्ट में अच्छा लग रहा है। तो आपने लिया? हाँ लिया। यहाँ बुलडोजर बाबा वाली भी है, कब की टी शर्ट आई? हाँ लिया। क्यों लिया आपने? क्यों लिया? हो गया, ले लिया। अब देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की फोटो थी, इसलिए ले लिया। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। इस बार पहन के यही निकलेंगे आप? जी। नाम बता दें। रमेश कुमार सोनी। जा रहे हैं आप? 5 साल से। अच्छा, यहाँ पे अभी आप खरीदारी करने आए हैं? हाँ, खरीदारी करने आए हैं। क्या ले रहे हैं आप? टी शर्ट ले रहे हैं। किस तरीके की टी शर्ट है? बुलडोजर वाली मोदी योगी बाजी का। क्यों? अच्छा लगा, मुझको पसंद आया। इस बार यात्रा में ये पहन के निकलेंगे? हाँ, ये पहन के निकलेंगे। कितनी टी शर्ट लिया आपने? एक मनीष जैसे। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में चैन लूट की वारदात करने वाले 3 लुटेरों को गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि गैंग के तीनों लोग गोमती नगर समेत कई इलाकों में महिलाओं की चैन लूटकर फरार हो जाते थे, जिसमें मुख्य आरोपी अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को बाइक से अंजाम देता था। ये सभी लोग बारी बारी मोटरसाइकिल से जाकर महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनसे चैन लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और सोने की चैन बरामद की है। कानपुर में जगन्नाथ मंदिर एक अजूबे के रूप में माना जाता है। बता दें कि मानसून से पहले मंदिर में बूंदें टपकने लगती हैं, जिसके पीछे छिपा रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है। घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण यह मंदिर 21वीं सदी के विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के साथ बलराम की छोटी प्रतिमा है। जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य अनोखा है। भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे जो बना ये जगन्नाथ के लिए जो मंदिर है, ये एक ऐसा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो मानसून जो है समय से आने से पहले यहाँ पे जो मंदिर है इसके पत्थर बना हुआ है में, जिसको लेकर जो पानी टपकना चाहिए, जिससे संकेत मिलता है कि मानसून जो लगातार जो है आने वाला है और किस तरीके से मानसून आएगा इसका भी संकेत मंदिर देता है। और आप मानसून दिखाए किस तरीके से इस मंदिर में लोग पहुँचे हैं। इस मंदिर के प्राचीन जो दीवारें हैं, जो इसकी जो मोटाई 14 मीटर की मोटी दीवारें हमारे साथ जो द्वार मतलब इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। और उसके बाद अंदाजा लगा पूरी तरीके से देखें किस तरीके से ये जो ऊपर पत्थर बना हुआ है दिखा रहा है, इस तरीके से पूरा मानसून जो है इसी पत्थर से जो मानसून पूरा जो संकेत देता है। और जो अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो वैज्ञानिक पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। हमारे साथ जो दरबार जो है पंडित जी बताएं। पंडित जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम केपी शुक्ला है। शुक्ला जी, किस तरीके से जो मंदिर की आस्था है और आप कितने समय से इस मंदिर में अपने सेवा दे रहे हैं? देखिए, ये मंदिर आज इसकी मंदिर की चर्चा विश्व में चल रही है कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जो कि मानसून बता देता है और मानसून की इतनी सही जानकारी देता है कि आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्य। किसमें जैसे ही मानसून बनता है तो वैसे ही ये पत्थर छत में लगा हुआ ये जैसे ही ये पत्थर लगा हुआ है, ये जैसे मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है और ये तब तक टपकता है जब तक इसमें बरसात नहीं। जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही सूख जाता है। इसमें ये भी बताता है कि इस वर्ष किस प्रकार की बरसात होगी। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात होगी, नहीं बाढ़ भी आ सकती है। और यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बूंदें आएंगी, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आएंगी, तो इससे मालूम होगा कि जो है लेट अच्छी बरसात।
और यदि इसके कोने में ही बूंदें आती हैं तो फिर कम बरसात। इस मंदिर में जो इतनी सारी प्रतिमाएं हैं उनका क्या राज है? देखिए ये इतना प्राचीनतम मंदिर है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं है। और ये जो उड़ीसा की जगन्नाथपुरी है, उस उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से ये प्राचीनतम, यानी पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसके कई प्रमाण हैं। पहला बात तो देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता का बताता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये आकृति आपको हड़प्पा समकालीन जो मूर्ति मिलेंगी, ये पशुपतिनाथ है और पशुपतिनाथ की मूर्तियां हड़प्पा समकालीन सभ्यता में बनती थी। तो ये देखेंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिले। जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से मिले। जी आज बात किया पूरी तरीके से इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने टेक ओवर किया। पुरातत्व विभाग ने क्या अभी तक ऐसा आविष्कार की घोषणा मतलब नहीं बता पाया जो प्राचीनतम मंदिर अगर बात की जाए तो सैकड़ों वर्ष पुराना जो भी परंपरा से मंदिर बना हुआ है, इसका जो विशेष अगर बात करते हैं कि अपनी मान्यता एक अलग है कि अगर बात की जगन्नाथपुरी जो यहाँ पे जो और उसके अलावा जो मूर्तियां हैं वो पूरी काली काली क्यों, सब चीज रहस्य क्या? देखिए ये तो प्राचीनतम मंदिर है और इतने प्राचीन समय से नए नए वो कार्बन लगते हैं, वो कार्बनों की वजह से उनका जो बदल जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि इसमें जो है रिसर्च करने के बाद भी पता चलेगा कि वास्तविकता जो है इसमें किसका प्रयोग किया गया। अब बड़े बड़े राजा महाराजाओं काल से मंदिर बना चला रहा है, तो अब ऐसा क्या था कि मतलब कुछ आपको इसका इतिहास ऐसा मालूम हो कि जो महाराजा पूरे देश भर में ये मंदिर की स्थापना यहीं पे क्यों की? हाँ ये ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखेंगे कि ये आपको इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत क्यों है, ये जो है इसका कारण ये है कि प्राचीन समय में ये बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। इसके यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। जैसे ये आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो देखेंगे प्रथम खंड है, वहाँ इसके दक्षिण साइड में एक कोठरी है, उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना बंद हो गया है। उत्तर साइड के कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी में। ये कलाकृतियां गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे, इसे जो मालूम। और दूसरी बात देखेंगे, ये जो आकृति है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो चिन्ह मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब यहाँ जो है ये प्रमाणित होता है कि यहाँ जो जो राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। कहने मतलब इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ और यहाँ जो है जो राजा आते गए वो काम होता नहीं, यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान आज भी ये जीवंत बना रहा। दूसरा प्रश्न आपने ये जो किया कि ये जो प्रथम जगन्नाथपुरी यहीं पर क्यों बनाएगी। अब जैसे देखेंगे कि ये जो नीचे का सिरा है ये शिवर के टाइम, ऊपर वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सिरा शिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। यहाँ वेदों का सार भी रखा गया है, जिसे वेदों का सार क्या है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ। यहाँ ये दर्शाया गया कि सांसारिक दृष्टिकोण से देखने में लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, लेकिन ये यहाँ दर्शाया गया कि वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही ब्रह्म ही जगत का नाथ जगन्नाथ है। दूसरा पुराणों के मतानुसार आइए तो यहाँ शिव पुराण के मतानुसार पहले इस संसार में एक ही नाथ थे, शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे और शिव जी के अलावा कोई भी देवता जो है नाथ नहीं कहलाता था। शिव जी कई बार अखंड समाज में गए, जब ये प्रथम बार अखंड समाज में गए तो जो शिव जी के पास संहार पद है ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। तो वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब 2 नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगे।
पंडित जी, जिस तरीके की बात करें कि इस बार जो है मानसून जो है किस तरीके से जो है इस पत्थर ने प्रतीक चिन्ह संकेत दिया है कि इस बार जो मानसून है वो किसानों के लिए कितना बेहतर रहेगा या आम जनमानस के लिए कितना हानि होगा, क्योंकि ये बात की है तो आम जनमानस से प्रकृति से बड़ा खिलवाड़ करता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है प्रकृति भी जो है जनमानस के साथ जो खिलवाड़ करती है। देखिए, प्रश्न तो आपने जो पहले उसके साथ जोड़ा कि इस बार बरसात कैसी होगी, तो प्रश्न ये आया कि बरसात पिछले साल की, क्योंकि इस वर्ष एक कोने में ही बूंदी थी, तो पिछले साल की अपेक्षा बरसात इन साल नॉर्मल है, कुछ कम, उतनी ही नहीं बरसात होगी, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी। दूसरी बात, प्रकृति जो करती जाती, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्तियां बदलती जाती और प्रवृत्तियों के बदलने का परिणाम ही कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण कभी अधिक बरसात, कभी जो है ज्यादा और कभी बेमौसम बरसात होती है। ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का कारण है। अगर बात की जाए जैसे बेमौसम बरसात अभी हुई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ, काफी किसानों की फसल खराब हो गई, जिससे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, तो क्या ये जो मंदिर की जो परंपरा है, क्या ये संकेत पहले दिया था बेमौसम बरसात का? देखो, नहीं, जय इसमें तो ये कि जब भी बरसात होगी तो इसमें यदि जाड़े के सीजन जैसे बरसात होनी होती है तो नॉर्मल जब बरसात होगी तो इसमें नमी आती है, और यदि जो है बरसात ज्यादा बरसात होनी है तो बूंद बन के टपक जाएगा। तो जब भी बरसात होगी तो इसमें जो है इस पत्थर में हलचल जरूर होगी, कि नहीं, क्रिया जरूर होती है। पंडित जी की इस मंदिर की क्या मान्यता विशेषता है कि जिससे कि आप बताएं कानपुर के आसपास या उत्तर प्रदेश के लोग इस मंदिर को दर्शन करने आए और इसको देखे दृश्य, इसमें क्या महान विशेषता है इस मंदिर में? देखिए, एक बात, बच्चे हमारे इतिहास किताबों में पढ़ते हैं, यहाँ इतिहास दिखाई देता है, और जो है ये हमारे आज देश का गौरव है और हमारे जिले का तो विशेष गौरव है कि जो कि ऐसा प्राचीनतम मंदिर हमारे जो है भारतवर्ष में जिले में, जिसकी आज चर्चा पूरे विश्व में चल रही है कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो कि मानसून बता देता है। आज के वैज्ञानिक जो अपने यंत्रों द्वारा उसकी जो है सूचना कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ये प्रमाणित करता है कि हमारा विज्ञान जो पहले जो था वो कितना आगे था कि पत्थरों से भी जो है लोग मौसम की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। दूसरी बात ये है कि ये जो प्राचीनतम, जैसे आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी, हड़प्पा समकाल की जितनी भी सभ्यताएं हैं, ये सब नदियों के किनारे पाई गई, और हम जब गहराई से इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताओं का जो उद्गम स्थल है वो दो ही नदियां हैं, सरस्वती और सिंधु नदी। यदि ये जो सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, ये सभ्यताएं प्रमाणित करती हैं कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, क्योंकि गंगा और जमुना के बीच से बहने वाली नदी जो है वो सरस्वती ही नदी थी। तो ये जो सभ्यताएं पाई जाती हैं, ये सभ्यताएं प्रमाणित करती हैं कि नहीं, पहले यहाँ से कोई नदी बहती थी, वो नदी कौन, जो कि लुप्त हुई सरस्वती नदी। और प्राचीन समय में गंगा से ज्यादा सरस्वती नदी का ही महत्व था। सरस्वती नदी जो लुप्त हुए वो महाभारत के पहले सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। झांसी में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर झांसी रेंज के डीआईजी जोगेंद्र कुमार मऊआरानीपुर समाधान दिवस पहुंचे, जहां उन्होंने मऊआरानीपुर थाने का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने थाना समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायत भी सुनी। इस दौरान आए दिन चोरी की घटना पर डीआईजी ने बताया कि चोरों के धरपकड़ के लिए टीमें लगी हुई हैं और चोरियों का जल्द खुलासा किया जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। के निर्देश दिए गए हैं सीईओ को, एसएचओ को और एसएसपी साहब को भी। यहाँ पर टीम गठित करके एक हमने टीम भी लगाई थी, पहले आपको जानकारी होगी, ललितपुर से भी हम लोगों ने एक टीम भेजी थी। तो यहाँ पर इसको चोरी खुलासा हुआ भी था पहले, और लूट का भी खुलासा हुआ था अभी आपके जस्ट पीछे। कुछ समय पहले यहाँ पर जनपद मऊआरानीपुर, जनपद झांसी मऊआरानीपुर थाने पर ही पीसी की गई थी उसकी। और बाकी जो भी जिनके खुलासे नहीं हुए हैं उनके लिए निर्देश किया गया कि टीम गठित करके जल्दी से जल्दी चोरी का पकड़ करें। झांसी की पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्विलांस स्वाट टीम ने 176 गुमशुदा मोबाइलों को बरामद कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। वहीं मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल वापस कर दिए गए हैं। मोबाइल मिले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सर्विलांस और स्वाट टीम के माध्यम से जो पिछले दिनों में मोबाइल खोए हुए थे, जिनकी कंप्लेन
उनके मोबाइल स्वामियों द्वारा की गई थी। इस पे काम करते हुए कुल 176 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। ये जो इनके जो मोबाइल स्वामी हैं, इनको मोबाइल रिकवर करके इनको प्रदान किया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य से रिश्तों पर होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। बता दें कि मनीष दुबे एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेने झांसी पहुंचे थे। एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण के विवादों में चल रहे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे से मीटिंग के बाद जब मीडिया ने इस प्रकरण और उनके खिलाफ चल रहे जांच के बारे में सवाल पूछा तो वो कैमरों से बचे नजर आए। मनीष दुबे ने उनके खिलाफ चल रहे जांच से जुड़े सवालों पर पत्रकार से कहा कि उनके साथ कोई जबरदस्ती न करे। वहीं होमगार्ड के बुंदेलखंड परिक्षेत्र के डीआईजी ने इस पूरे मामले में मनीष के खिलाफ चल रही जांच के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि मनीष अच्छे अधिकारी हैं। ये जो प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और औपचारिक रूप से मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वर्दी में जैसे बात तो नहीं, कोई और बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। ज्योति मौर्य जी को ही मैं नहीं जानता हूँ। मैं मनीष दुबे, हमारे यहाँ कमांडेंट होमगार्ड है महोबा में, अभी ज्वाइन किया उन्होंने और अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी पीछे क्या है इसके बारे में मैं कुछ कहने उनका कोई प्रकरण आपके साथ नहीं, मेरी जानकारी नहीं। चंदौली में बिजली विभाग के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि नरसिंहपुर खुर्द गांव में जाने वाला 11,000 वोल्ट का तार जर्जर हो चुका, जिसके बाद बिजली विभाग लकड़ी और जुगाड़ के सहारे बिजली आपूर्ति कर रहा है। वहीं बीते दिनों एक ट्रक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया था, जिसके बाद किसान भय के माहौल में खेतों में काम कर रहे हैं और शिकायत के बाद भी बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। पूरा मामला सदर उपखंड के नरसिंहपुर खुर्द गांव का है। बुलंदशहर में पैदल जा रहे पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला भुर चौराहा का है, जहां पर पति पत्नी पैदल जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को जिला अस्पताल में स्थित मोर्चरी भेज दिया है। वहीं परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। नहीं, हम लोग चौराहे पे ही आई थे। अच्छा, कैसे हुआ? कैसे कहा, वो पैदल ही आ रहे रास्ता में। हाँ, कोई मार को का खबर कौन ना। किसकी मौत हो गई? क्या नाम है उनका? चंद्रभान। और उनकी पत्नी का नाम बंतला। वो घायल है। औरैया में 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का नहर शव में मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आसपास के गांव वालों से पहचान कराने की कोशिश की। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरैया विधुरा कोतवाली के कमलपुर नहर की घटना बताई जा रही है। आज दिनांक 8 जुलाई 2023 को थाना विधुना की PRV 3490 को सुबह 6:30 बजे एक अज्ञात शव की नहर में बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल विधुना थाने की पुलिस द्वारा शव को पानी से बाहर निकालकर आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, परंतु शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव अज्ञात पुरुष का है, जो लगभग 6-7 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। उम्र लगभग 45 वर्ष होगी। निकटवर्ती जनपदों को हुलिया के आधार पर शिनाख्त हेतु सूचित कर दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और यह जनपद के थाना विधुना क्षेत्र के अंतर्गत कमलपुर बदनपुर गांव में एक युवक का अज्ञात शव देखने को मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना 112 को दी। सूचना पाकर 112 ने अपने आला अधिकारी को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी सबको बाहर निकलवाए। वहीं आसपास के लोगों से सबकी शिनाख्त कराई गई। वहीं सबकी शिनाख्त न होने के कारण वहीं क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार ने संबंध जानकारी देते हुए बताया कि ये सब 66 साल से पुराना बनाया जा रहा है। वहीं आसपास के किसानों की सूचना दी गई है। फिलहाल इस सबको मौसम में रखवाया गया है। प्राइम टीवी के लिए जय लखता की रिपोर्ट। औरैया।
अपने उत्पादों से उत्तर भारत में मशहूर आभूषण कंपनी एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स अपने कंपनी का विस्तार कर रही है। बता दें कि कंपनी ने अगले 5 सालों में 50 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत कंपनी 10 जुलाई को रायबरेली में अपना नए स्टोर खोल रही है और आधुनिकता के साथ ग्राहकों की सेवा को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन की व्यवस्था की है, जिससे किसी भी तरह की समस्या से ग्राहकों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। वहीं कंपनी के चेयरमैन अतुल सराफ ने बताया कि हम इस बड़े विस्तार को लेकर उत्साहित हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स को इस व्यापार में हम लोग को 82 साल हो चुके हैं। हम लोग इसमें तीसरी पीढ़ी हैं और गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग को 22 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और हमारा टारगेट है कि हम सन 2029 तक 50 स्टोर हो जाएं। आज की तारीख में हम लोग 8 स्टोर्स हैं। नॉर्थ इंडिया से इनफैक्ट हम लोग यूपी से लार्जेस्ट ज्वेलर्स हैं आज की तारीख में। सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बड़े शहरों पे सारे के सारे ब्रांड्स और बड़े ज्वेलर्स का फोकस है, लेकिन किसी ने भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के ऊपर में फोकस नहीं करा। आज भी आप छोटे शहरों में जाएंगे तो कोई भी ज्वेलर आपको बहुत ऑर्गेनाइज ज्वेलर नहीं मिलने वाला है। कस्टमर्स खर्च करना चाहते हैं, पोटेंशियल बहुत है। गांव के किसानों को, सेमी अर्बन कस्टमर्स को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और कस्टमर्स को जब एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा सामान ट्रांसपेरेंसी के साथ में छोटे शहरों में मिलता है तो बहुत ही वेलकमिंग रिस्पांस मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का फोकस इसीलिए छोटे शहरों पे है और हम लोग छोटे शहरों को सबसे पहले कवर करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम द्वारा लीगेसी वेस्ट के टेंडर दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठ गया है और नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा निकाली गई लीगेसी वेस्ट की निविदा में पारदर्शिता न रखने का आरोप लगा है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप बनर्जी ने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। आरोप है कि लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए निकाली गई निविदा के टेंडर की प्रक्रिया में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। पूरी प्रक्रिया में मानकों का पालन नहीं करके अयोग्य कंपनी को नगर निगम द्वारा करोड़ों का टेंडर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि निविदा में निहित तकनीकी प्रावधानों के अनुसार मानकों को पूरा नहीं करने वाले निविदाकारों को स्वीकृति दी गई है। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा पूरा निस्तारण के लिए एक टेंडर निकाला गया था मार्च 2023 में और यह लगभग 7 करोड़ रुपए का निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने 6-7 लोगों ने इसमें अपने टेंडर भरे थे, लेकिन दयाचरण एंड कंपनी जो कि दिल्ली की है और उस व्यक्ति ने सिर्फ नगर निगम दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद आदि अनेकों जगह पर मशीन हायरिंग करने का काम किया है, ना कि वह कोई ठेकेदार है। इसमें नगर निगम और दयाचरण कंपनी ने 60-गांठ करके इसको 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो निविदा है उसको पुनः आमंत्रित किया जाए और योग्य व्यक्ति को ठेका दिया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।